आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है CAA NRC NPR व्हाट व्हाई हाउ कॉन्सेप्ट टॉक बाय डॉक्टर दिव्या कीर्ति विकास। तो डॉक्टर विकास दिव्या कीर्ति एक बहुत ही जाने माने टीचर भाई, बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में। और ये ना आजकल काफ़ी मुद्दा चल रहा है। हमें भी भाई साहब कई चीज़ों में डाउट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भाई हमारे नॉलेज में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखनी है और इनकी वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी भी और जेन्युइन मिलेगी। ऐसा नहीं कि वो भाई साहब एक होता है कि किसी पार्टी को बंदे सपोर्ट कर रहे थे, वो अपने आप से कुछ इधर उधर की बातें वो थोड़ी सी खबरें छुपा जाते हैं। लेकिन ये सावधान है कि भाई टीचर हैं, बड़े लेवल पर हैं और ये जो भी बात करेंगे वो सच्ची करेंगे। तो देखते हैं भाई वीडियो के CA क्या है और NRC क्या है, NPR क्या है, सारी डिटेल में वीडियो। भाई वीडियो काफ़ी लंबी है, जिगरे के साथ देखनी पड़ेगी और इसके भाई पार्ट्स आएंगे। तो आज भाई पहला पार्ट देखते हैं, वीडियो देखते हैं और अपना रिजल्ट कर देंगे। कौन और करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, कैसे हैं? पिछले 1 साल में हमारे देश को जिस मुद्दे ने सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ, आप जानते हैं कि वो मुद्दा CAA NPR NRC का है। और इस बीच में ऐसी कई घटनाएं सुनने को मिली जिन घटनाओं को सुनने के बाद मुझे लगा कि इस पर एक विस्तृत बातचीत होनी चाहिए। तो आज का कॉन्सेप्ट टॉक जो है बेसिकली इस बारे में है कि एक सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट जिसको IAS बनना है, IPS बनना है, PCS बनना है, या कोई भी जागरूक नागरिक जिसको अपने देश से जुड़े मुद्दों को जानने समझने में रुचि है, वो समझ सकें कि ये मुद्दा बेसिकली क्या है, इसके सारे उन पक्षों को समझ सकें जिन पक्षों को न समझने की वजह से सड़कों पर तनाव है, हिंसा है, दंगे हैं, असुरक्षा का माहौल है। पिछले 1 साल में ऐसी 3 घटनाएं मेरे सामने घटी। मुझे कुछ ऐसे लोग मिले, मसलन एक मेरा दोस्त जो कि बिहार का रहने वाला है, मुस्लिम बैकग्राउंड से है, उसने एक दिन मुझे बड़ा डरते हुए फ़ोन किया क्योंकि उसको पता है कि मैं संविधान में रुचि रखता हूँ। वो ऐसा व्यक्ति है कि पिछले 3 4 5 6 7 पीढ़ियों से कम बिहार का ही रहने वाला है और उसका पूरा खानदान वहीं बसा हुआ है शुरू से ही, बहुत पुराने समय से। पता नहीं कैसे उसके मन में खौफ बैठ गया और उसने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि भाई, क्या आपको लगता है कि हमें कुछ और सोचना चाहिए? क्या हम यहाँ के नागरिक रह पाएंगे या हमें भारत से निकाल दिया जाएगा? तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों लग रहा है आपको? तो उसने बताया कि हमारे गांव में बड़ा ऐसा माहौल बना हुआ है आजकल कि जो मुसलमान लोग हैं उनकी नागरिकता खतरे में है। तो खैर मैंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलतफहमियां हैं, अफवाहें बहुत ज़्यादा हैं और इन अफवाहों से बचना चाहिए। एक बंगाल का व्यक्ति, पश्चिम बंगाल का व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति, एक बार उससे मेरी बात हुई, किसी के रेफरेंस से बात हुई, तो उसने बताया कि एक हिंदू व्यक्ति सुब्रतो डे नाम का था जो एक डिटेंशन सेंटर में उसको बंद किया गया। शायद वो पश्चिम बंगाल से आया था या नहीं आया था, पता नहीं क्या सिचुएशन थी, और उसकी डिटेंशन सेंटर में ही मृत्यु हो गई। और उसके बाद से पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समाज है उसमें भी कुछ लोग डरे हुए हैं कि क्या NRC और CAA के बाद हमारी स्थिति होने वाली है, क्या हम भारत में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। कोई डरा हुआ है कि उसके कागज बाढ़ में बह गए थे, बाढ़ में गुम हो गए थे। कोई डरा हुआ है कि वो तो अनाथ है, उसका क्या होगा, उसके कागजात कहाँ से आएंगे। इतना ही नहीं, सुनने में ये भी आया कि बांग्लादेश से जो लोग भारत में आए उनमें से बहुत सारे लोग, कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 10-20 लाख लोग दिल्ली में भी हैं, इतने लोग मुंबई में भी हैं, कुछ लाख लोग बेंगलोर में हैं और बड़े शहरों में हैं। उनमें से बहुत सारी महिलाएं कई घरों में काम करती हैं, सामान्य काम, जो खाना बनाना, साफ सफाई का काम है, वो डोमेस्टिक हेल्प वाला काम। और इस भय से कि ऐसा कुछ होने वाला है, और वैसे भी नौकरी के हिसाब से भी कि उनको एक्सेप्टेंस आराम से मिल जाए, उन बहुत सारी महिलाओं ने सिंदूर लगाना शुरू कर दिया है, भारतीय वेशभूषा धारण कर ली है, मंगलसूत्र पहनना शुरू कर दिया, अपना नाम बदल लिया है। और अब CAA के बाद से एक ऐसा छोटा मोटा मूवमेंट सा अंदर ही अंदर चल रहा है कि हम अपने आप को हिंदू ही घोषित कर दें ताकि हमें भारत की नागरिकता मिल जाए।
ये जो अफवाहें हैं, अफवाहों का जो मौसम है, इन अफवाहों से बचने के लिए ज़रूरी है कि जब हम इस मुद्दे पर बात करें तो ये भूल कर बात करें कि हम किस पार्टी के समर्थक हैं, किस विचारधारा के समर्थक हैं, बल्कि मुद्दों को तथ्यों के साथ समझें। ये मुद्दा इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसलिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया करीब 4.5 घंटे का, पिछले सप्ताह अपलोड किया था, जिसमें केवल ये समझाया था कि 1947 से 2014 तक क्या क्या हुआ था, जिस बैकग्राउंड पर हम CAA जो 2019 का है, NRC असम वाला भी और वैसे भी, और जो NPR है उसकी बात समझ सकते हैं। तो यदि आपकी इस मुद्दे पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप आज की बात को ठीक से समझें, और यदि आपको लगता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस मुद्दे पर नहीं है तो बेहतर है कि इस सेमिनार, बेशक इसके बाद या बेशक इससे पहले, उस बेसिक को समझ लें जो 1947 से 2014 की सारी परिस्थितियों का जिक्र है, उसके बाद इस चर्चा पर आएँ। तो आज का जो मेरा उद्देश्य है इस बातचीत का, 2019 में जो CAA पास हुआ वो, NPR, NRC, फिर CAA सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, फिर इससे केंद्र राज्य संबंध कैसे प्रभावित होंगे, इस तरह के जितने मुद्दे इस समय सामने आ रहे हैं उन सारे मुद्दों को समझना है। और मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर इस कंसेप्ट टॉक के बाद कुछ लोग इस बात को समझ सकें कि इस माहौल की ज़रूरत नहीं है, देश के अंदर चीज़ें वैसी नहीं जैसी दिख रही हैं, तो शायद एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपनी भूमिका निभा सकूं। और अगर आप ठीक से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी शायद निभा सकें। तो शुरू करते हैं आज की बातचीत। सबसे पहला मुद्दा यह है कि आज की बातचीत में क्या क्या चर्चा होगी। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। एक बात करेंगे सिर्फ CAA, जो 2019 वाला CAA है। मैंने पिछले सप्ताह की चर्चा में बताया था कि CAA कोई नई चीज़ नहीं है। 1985 में, 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में CAA पहले भी आ चुके हैं। ये कोई एकदम नई चीज़ नहीं है। अभी हम जो रेफरेंस लेके चलेंगे वो विवादास्पद मुद्दा है जो CAA 2019 का मुद्दा है। दूसरा हमें आज डिस्कस करना है कि जिसको NPR कहते हैं और एक चीज जिसको NRC कहते हैं वो क्या है। और तीसरी बात देखेंगे कि इन दोनों में लिंक क्या है, क्योंकि आजकल ज्यादा झगड़ा इस बात का है कि क्या CAA, NPR और NRC इनमें कोई आपस में लिंक है या ये चीजें अलग अलग हैं। अगर लिंक है तो झगड़ा ज्यादा है, अगर इनके बीच में लिंक है ही नहीं तो दिक्कत शायद उतनी ज्यादा नहीं है। CAA को लेकर जो समझना है, एक तो ये कि ये क्या है, फिर ये क्यों आया है, इसकी क्या जरूरत थी ऐसी, फिर इस पर तीसरी बात हम ये समझ सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा या नहीं टिकेगा, इसको लेके जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं वो इश्यूज क्या हैं, फिर ये लागू हुआ है या नहीं हुआ है और लागू कब होगा, अगर होने वाला है तो लागू कब होगा। इस तरह के मुद्दे CAA के बारे में देखेंगे। NPR, NRC पर बेसिक बात ये समझनी है कि ये क्या होता है और क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, कब से शुरू हुआ, कैसे कैसे हुआ, और अभी हाल ही में क्या ये होने वाला है या इससे डरने की ज़रूरत नहीं। और अंतिम बात यह कि क्या NPR और NRC के माध्यम से CAA के लिंक से किसी व्यक्ति की नागरिकता हमारे देश में खतरे में है या नहीं है। अगर नागरिकता खतरे में नहीं है तो इस बात का तनाव लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और यदि नागरिकता खतरे में है तो क्यों है, किस मात्रा में है, और उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट या भारत की जुडिशरी भारत के उन नागरिकों का साथ देगी या नहीं देगी जिनकी नागरिकता खतरे में है। ये सारे मुद्दे आज हम समझेंगे। तो जो IAS के एस्पिरेंट्स हैं वो कागज पेन निकाल लें, चीज़ों को समझते हुए चलें, बाकी लोग केवल सुने, समझें और एंजॉय करें। पहली बात है कि CAA 2019 की ज़रूरत इस सरकार को क्यों पड़ी। इस संबंध में आपसे कहूंगा कि जब आप चीजों को देखें तो एक ऐतिहासिक निरंतरता में देखेंगे तो बात ठीक रहेगी। एक शब्द होता है हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी, ऐतिहासिक निरंतरता। मैं चाहूंगा कि हम उसी कॉन्टिन्यूटी में इस बात को समझें। पिछले सप्ताह की चर्चा में मैंने आपको बताया था कि 1947 से 2014 तक चीजें कैसे कैसे हुई, नेहरू जी ने क्या किया, शास्त्री जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, उसके बाद जब NDA की सरकार पहली बार आई या राजीव गांधी जी ने क्या किया, असम समझौता किया, फिर जब NDA की सरकार पहली बार आई तब उसने क्या किया। आपको ध्यान होगा कि NDA की सरकार 1998 से 2004 तक करीब 6 साल तक हमारे देश में केंद्र में थी, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय।
इस सरकार में जो होम मिनिस्टर का पद था वो था लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास, और वो मुख्य रूप से नागरिकता का संबंध होम मिनिस्ट्री से ही है, इसलिए इस मुद्दे का संबंध ज्यादा उनसे बनता था। एनडीए की, विशेष रूप से बीजेपी की अप्रोच ये हमेशा रही है कि जो विदेशी अतिक्रमण है या जो विदेशी लोग भारत में आ गए हैं, प्रवास है, अवैध आप्रवासी हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं या इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके मामले को हमें ठीक से मैनेज करना चाहिए। और भारत की नागरिकता ऐसी नहीं है कि हम देश को धर्मशाला समझ के जो आए उसको यहाँ पर आने की परमिशन दे दें। उनकी भाषा में अक्सर ये शब्द आता है कि भारत एक देश है, धर्मशाला नहीं है। ठीक है, किसी पार्टी को, किसी सरकार को इस अप्रोच के साथ चलने की एक सुविधा है, आज़ादी है, हम उसको मना भी नहीं कर सकते हैं। जब ये सरकार सत्ता में थी 2004 तक, तो इस समय इस सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए थे जिन कदमों का एक तार्किक परिणाम था कि 2016 या 19 में हमें CAA की बातें अपने सामने आती हुई दिख रही थी। पर हल्का सा याद कर लीजिए कि उस समय क्या क्या हुआ था। इस पीरियड में एक तो 2000 ईस्वी में पासपोर्ट एक्ट जो होता है, और मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट एक्ट एक तो 1967 का है, वो तो होता है पासपोर्ट बनाने के लिए। एक है जो विदेशी लोग बिना पासपोर्ट के भारत में हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उस पासपोर्ट एक्ट, जो कि 1920 का एक्ट है, उस एक्ट में एक संशोधन किया था 2000 ईस्वी में एनडीए की सरकार ने, और उसमें यह कर दिया था कि जो लोग बिना पासपोर्ट के या बिना डॉक्यूमेंट्स के भारत में हैं, इलीगल तरीके से भारत में हैं, उनके इलीगल तरीके से भारत में होने की जो पनिशमेंट थी वो 3 महीने से बढ़ाकर 5 साल कर दी थी। और इसका मतलब ये था कि भारत में यदि कोई अवैध विदेशी है, विदेशी वैध भी हो सकता है अगर वो वीज़ा के साथ है, पासपोर्ट के साथ है, अगर पासपोर्ट है पर वीज़ा नहीं है या वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो वो इलीगल है, और पासपोर्ट ही नहीं है तो भी इलीगल इमिग्रेंट है, इलीगल फॉरेनर है। ऐसे व्यक्तियों को 5 साल तक जेल में रखने का एक एक्ट पास हुआ था, और ये एक्ट था जो पासपोर्ट एक्ट है, उसमें संशोधन अधिनियम था। फिर 2003 में भारत सरकार ने एक CAA पास किया, जिसको सामान्य भाषा में CAA 2004 भी कहते हैं, क्योंकि ये लागू 2004 से हुआ था। इसके तहत बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी। इसके तहत पहली बार ये अनाउंस किया गया था कि इलीगल माइग्रेंट यानी कि अवैध आप्रवासी कौन है, उसकी परिभाषा दी गई। साथ में स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति इलीगल माइग्रेंट है तो उसके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को भी जन्म से भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके पहले क्या व्यवस्था थी? 1949 से 1987 तक व्यवस्था ये थी कि भारत में पैदा होने वाला हर बच्चा भारत का नागरिक हो सकता है। 1987 से 2004 तक ये था कि उस बच्चे के दोनों पेरेंट्स में से कम एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब 2004 में इस एक्ट के बाद से हो गया था कि वही बच्चे जिनके दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक हैं, या एक भारत का नागरिक है और दूसरा पेरेंट अवैध आप्रवासी नहीं है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, वही बच्चे भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल हैं। यानी अवैध, देखिए CAA 2019 का एक प्रावधान तभी समझ में आएगा जब आपको ये बात पता होगी। अवैध आप्रवासियों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं बनेंगे, ये 2003 में तय हुआ। और इसी में एक बात और की गई थी, जो सिटीजनशिप एक्ट था उसके सेक्शन 5 और 6 में संशोधन करके किया गया था कि इलीगल माइग्रेंट्स को रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन, अगर आपको ये शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से जो नागरिकता मिलती है वो भी इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं मिलेगी, ये लिखित रूप में व्यवस्था हो गई थी। इसकी बहस के दौरान श्री मनमोहन सिंह, जो कि उस समय विपक्ष में थे, उन्होंने कहा था आडवाणी जी से, जो होम मिनिस्टर थे और जो बिल लेके आए थे, कि बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज़ आते हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ आते हैं, हमें उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और तत्कालीन होम मिनिस्टर आडवाणी जी ने कहा था कि अब चिंता मत कीजिए, उनको हम मतलब रेफ्यूजी के तौर पर देखेंगे और उनको हम मतलब ध्यान रखेंगे, अब तनाव ना दें। तो वो एक स्टेटेड स्टैंड उस समय कांग्रेस का भी था, CPM का भी था, सब लोगों का था।
फिर 2003 में ही सिटीजनशिप रूल्स आए थे, जो कि इन रूल्स में पहली बार एनपीआर एनआरसी का जिक्र था, और भारत सरकार इस मूड में थी कि हम 2004 का इलेक्शन जीतने के बाद ये चीजें शुरू करेंगे। जाते जाते 2004 में उन्होंने एक और एक्ट होता है, इसको बोलते हैं फॉरेनर्स एक्ट, और फॉरेनर्स एक्ट 1946 वाला जो है, जो बताता है कि देश के अंदर यदि कोई फॉरेनर है और गलत तरीके से है, गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ है, या उसकी मदद करने वाले कुछ लोग हैं, या उसके डॉक्यूमेंट्स मोड़े तोड़े हैं, उसने जानबूझ के फोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे क्या पनिशमेंट होगी। इसमें भी पनिशमेंट को कुछ महीनों से बढ़ा के 8 साल तक की पनिशमेंट का स्कोप बनाया गया था। और इसका मतलब, मोटी मोटी बात अगर आप इन सारी बातों को समझें, 1998 से 2004 के बीच में एनडीए की सरकार ने 4 महत्वपूर्ण स्टेप लिए थे। इन स्टेप्स के परिणाम ये था कि भारत में यदि कोई अवैध विदेशी है, उसे 5 साल तक की जेल हो सकती थी। यदि अवैध विदेशी है तो उसे और उसे मदद करने वालों को 2 साल से 8 साल तक के बीच की जेल हो सकती थी। अवैध विदेशियों को किसी भी तरह से भारत के नागरिक होने का स्कोप खत्म हो गया था, रजिस्ट्रेशन से भी, नेचुरलाइजेशन से भी, यानी पंजीकरण से भी, देशीयकरण से भी। इतना ही नहीं, अवैध आप्रवासियों के बच्चे भी भारत के नागरिक नहीं बन सकेंगे, ये व्यवस्था भी उस एक्ट में हो गई थी। और उसके बाद 2003 के रूल्स में एनपीआर क्या होगा, एनआरसी क्या होगा, इसका डिटेल्ड प्रोविजन दिया गया था, जिसका प्रयोग आजकल करने की बात चल रही है। हालांकि पहले भी हुआ, 2010 में भी यूज़ हुआ, 15 में भी यूज़ हुआ, लेकिन आजकल इसको लेकर डिबेट थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आपको ये बैकग्राउंड याद रहेगी तो आप समझ पाएंगे कि सीएए की ज़रूरत भारत सरकार को, इस भारत सरकार को क्यों पड़ी होगी। अगर मैं इस पेज को मिटाकर एक दूसरा पेज लेके आपको समझाने का प्रयास करूं तो यूं समझें कि जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो उसमें एनडीए ने, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, अपने चुनावी वायदों में ये बात खुल के कही कि भाई हम तो जो विदेशी अवैध आप्रवासी हैं उनको भारत से बाहर निकालेंगे। कुछ लोगों ने यहाँ तक जुमले कहे, मैंने इंटरनेट पे देखा तो ऐसा जिक्र मिला कि ऐसे जुमले भी कहे गए कि हम तो विदेशियों को हिंद महासागर में फेंक देंगे, डुबा देंगे हिंद महासागर में। ये भाषा बड़ी अजीब सी है, लेकिन इस तरह की बातें भीड़ को रिझाने के लिए, और जब भीड़ हिंसा के मूड में आती है, मॉब बन जाती है ना, उसको बड़ा मजा आता है ऐसी बातें सुन के कि हम तो हिंद महासागर में डुबो देंगे ऐसे लोगों को, ऐसी बातें कही गई। साथ में ये भी कहा गया कि जो हिंदू लोग भारत से बाहर के हैं, परेशान हैं, वहां परेशान होकर आए हैं, तो भारत दुनिया भर के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए स्वाभाविक देश है। और यदि भारत के बाहर कोई भी हिंदू परेशान है, कोई भी सिख परेशान है, कोई भी जैन परेशान है, तो हम चाहते हैं कि भारत उनके लिए स्वाभाविक देश बने, क्योंकि दुनिया में अगर कहीं कोई हिंदू परेशान है तो कहाँ जाएगा, तो उसके पास तो एक ही देश बचता है कि वो भारत में है। तो बीजेपी का ये स्टैंड था 2014 के इलेक्शंस में। 2014 में क्या, बहुत पहले से ये स्टैंड है कि हम उन व्यक्तियों को भारत की नागरिकता आसानी से दिलवाएंगे जो हिंदू धर्म के हैं, या सिख हैं, या जैन हैं, या बौद्ध हैं, क्योंकि ये सब धर्म भारत में ही पैदा हुए हैं। 2016 में असम में चुनाव हुआ, और असम में पिछले 3 बार से कांग्रेस की सरकार थी, 2001 से 2016 तक, जो तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार थी। 2016 में सर्बानंद सोनोवाल, ये वही सर्बानंद सोनोवाल ने जिन्होंने आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला देते हुए आईएमडीटी एक्ट को खारिज किया था। वो आईएमडीटी एक्ट जो 1983 में इंदिरा गांधी लाई थी, और जिसने असम के संकट को और गहरा कर दिया था, जबकि वो उसके समाधान के नाम पर लाया गया था। आपको ध्यान होगा आईएमडीटी एक्ट को लेकर क्या डिबेट थी। आईएमडीटी एक्ट में जो ओनस ऑफ प्रूफ था, जिम्मेदारी थी सिद्ध करने की, वो राज्य पर थी, प्रोसिक्यूशन पर थी, जबकि बाकी पूरे देश में असम छोड़कर लागू होता है फॉरेनर्स एक्ट, जिसके तहत संदिग्ध व्यक्ति को खुद सिद्ध करना होता है कि भारत का नागरिक वो है। यदि वो साबित न कर पाए तो मान लिया जाता है कि वो विदेशी है, जबकि आईएमडीटी में सिद्ध करने का दायित्व राज्य का था। और यदि पुलिस या राज्य साबित न कर पाए कि फला फला व्यक्ति विदेशी है, तो अपने आप वो व्यक्ति भारतीय मान लिया जाएगा। ये प्रावधान था। इस प्रावधान ने असम की समस्या को उलझाया,
और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में उस एक्ट को खारिज किया। अब देखिए सिचुएशन यह है कि 2016 के असम के चुनाव में बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में, आप जानते हैं सरकार बनी भी उनकी, वहां भी यह वायदा किया कि हम विदेशी जो अप्रवासी हैं, अवैध लोग हैं, उन सबको भारत से बाहर निकालेंगे। साथ में कहीं कहीं ये भी कहा कि जो हिंदू हैं उनको संभालेंगे। हालांकि असम में ये कहना कि हिंदुओं को संभालेंगे विवाद की बात है। आज मैं आपको नॉर्थ ईस्ट के एंगल भी समझाऊंगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्यों विरोध हुए थे और कैसे सरकार ने उन विरोधों को मैनेज किया, वो सारा समझेंगे। अब हुआ ये कि क्योंकि यही सरकार 2000 और 2004 में 2 ऐसे एक्ट ला चुकी थी जिनके तहत इलीगल माइग्रेंट्स को 5 साल की जेल हो सकती थी। क्यों जेल हो सकती थी? कि उनके पास पासपोर्ट नहीं है या डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, वो बीजेपी से नेताओं से मिलके कह रहे थे कि आप तो कहते थे कि हमारा ध्यान रखेंगे, हम स्वाभाविक देश हैं आपके, और आपने कानून ऐसा बना दिया कि हम जेल जाने के लिए परेशान हैं। मतलब पुलिस कब पकड़े जेल में डाल देगी, भरोसा नहीं है। तो कुछ तो हमारे लिए कीजिए, हमें सिटीजनशिप कब देंगे? आपने कई बार कहा कि हमको नागरिकता मिलेगी, कब देंगे? और दूसरा था कि जो चुनावी वायदा था, उस चुनावी वायदे के मुताबिक जरूरी था कि उनकी नागरिकता के लिए कुछ करना चाहें। तो 2 पर्पस थे। एक पर्पस था कि उन व्यक्तियों को, इलीगल माइग्रेंट्स में से वो व्यक्ति जिनके पक्ष में बीजेपी ने चुनाव में वायदा किया था कि हम इनको भारत की नागरिकता देंगे या भारत इनके लिए स्वाभाविक जगह है, उनको हम बचाएंगे। तो उनको जेल से कैसे बचाएं? क्योंकि नियम के मुताबिक पुलिस उनको पकड़ के जेल में ठूंस सकती थी। और दूसरा ये था कि यदि हमने वायदा किया है कि हम उनको नागरिकता देंगे, ये वायदा कैसा है, इसमें भेदभाव है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, नहीं है, आगे समझेंगे। अभी तो हम तथ्यों पर बात करें। उन्हें नागरिकता कैसे दें? क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत साफ लिखा हुआ है कि इलीगल माइग्रेंट्स को किसी भी स्थिति में न रजिस्ट्रेशन से न नेचुरलाइजेशन से भारत की नागरिकता दी जा सकती है। और ये सारे इलीगल माइग्रेंट्स ही थे, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, परमिशंस नहीं है भारत में होने की, पर वो हैं। तो कैसे मैनेज करें? इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए ज़रूरी था कि ये नई सरकार कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाती। और जैसे 2014 में ये सरकार आई, अच्छे बहुमत के साथ आई, तो उनको एक मैंडेट था कि अब वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। कैसे काम करना शुरू किया? सबसे पहले इस सरकार ने आते ही एक पॉलिसी बनाई, और वो पॉलिसी क्या थी? ये तय कर लिया कि हम किस किस को रिलीफ देने वाले हैं। रिलीफ देने वाले जो बेनिफिशियरीज होंगे वो कौन होंगे। और उन बेनिफिशियरीज में उन्होंने क्या किया? 6 धर्मों को चुन लिया, 6 रिलीजन्स। सही चुना गलत चुना बाद में देखेंगे, अभी आप सिर्फ इतना समझेंगे कि क्या किया, कैसे किया। ये सब प्रश्न बात के हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। इसमें हिंदू आते हैं, इसमें सिख हैं, इसमें जैन हैं, इसमें बौद्ध हैं। तो 4 धर्म तो वो हैं जो भारत में पैदा हुए, इतिहास जिनका भारत से शुरू हुआ। इसके अलावा 2 धर्म और इसमें ले लिए हैं। उनमें से एक है क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म, और एक है पारसी धर्म जिसको पर्शियन कहा जा सकता है। ये 6 धर्म ले लिए हैं। तो बीजेपी की सरकार ने चुना कि हम इन 6 धर्मों को रिलीफ देंगे। दूसरी बात चुनी कि ये 6 धर्म भी वो लोग जो इन 6 धर्मों के हैं और 3 देशों से है, 3 कंट्रीज। ठीक। और ये जो 3 कंट्रीज थी, ये 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो उन्होंने 3 कंट्रीज के तौर पर एक रखा अफगानिस्तान, एक रखा पाकिस्तान और एक रखा बांग्लादेश। इन 3 देशों से। फिर ये भी सवाल था कि इन 3 देशों से इन 6 धर्म के व्यक्तियों में से कौन कौन से व्यक्ति, तो एक डेट तय कर ली कि इस डेट से पहले जो व्यक्ति भारत में आ गए थे, वो डेट क्या तय कर ली? डेट तय कर ली कि 31 दिसंबर 2014 तक। सबसे पहले इन 3 बातों को ध्यान रखिए, क्योंकि इन 3 के बेस पर ही सारा का सारा ये प्रोसेस आगे बढ़ा है।
तो बीजेपी की सरकार ने जो तय किया, एक बार आपको ठीक से समझा दूं क्या तय किया। उन्होंने तय किया इन 6 धर्मों में से किसी धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति जो कि इन 3 देशों में से किसी देश से हो और रिलीजियस परसिक्यूशन, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से अपने देश से भागकर उसने भारत में शरण ली हो, मतलब शरण लीगल टर्म में नहीं, भारत में आया हो, शरण मांगने के भाव से आया हो ऐसा व्यक्ति, और उनमें वो व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके थे, ऐसे व्यक्तियों को हम रिलीफ देंगे। ये एक बेसिक पॉलिसी इस सरकार ने बनाई। रिलीफ कैसे देंगे? रिलीफ देने के लिए उनको 3 रिलीफ करने जरूरी थे। इसे जब ये पॉलिसी बन ही गई तो इन्होंने 2015 से ही काम करना शुरू किया, और सबसे पहले 2015 के सितंबर में जो पासपोर्ट एक्ट के रूल्स हैं उनमें संशोधन किया। पासपोर्ट एक्ट वही एक्ट है जो 5 साल की पनिशमेंट की व्यवस्था करता है। तो पासपोर्ट एक्ट जो 1920 का है, उसके जो रूल्स हैं वो 1950 के रूल्स हैं, उनमें संशोधन किया और संशोधन करके लिखवा दिया कि ये जो पनिशमेंट है, ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये प्रोसिक्यूशन के नियम इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो इन 4 शर्तों को पूरा करते हैं। 4 शर्तें कौन सी हैं? 3 में से किसी देश से आए हों, 6 में से किसी धर्म को मानते हों, धार्मिक उत्पीड़न की वजह से आए हों और इस डेट से पहले भारत में आ चुके हों। यदि कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है तो इस कैटेगरी में आने वाले व्यक्ति पर पासपोर्ट एक्ट के तहत जो पनिशमेंट के नियम हैं वो लागू नहीं होंगे। फिर 2016 में क्या किया? 2016 के जुलाई महीने में यही चीज, एकदम यही चीज जो दूसरा एक्ट था, फॉरेनर्स एक्ट, उसके रूल्स में भी लिखवा दी। और फॉरेनर्स एक्ट के तहत क्या होता है? इसी एक्ट के तहत कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं, उसके ऊपर केस चलता है। जो फॉरेनर्स एक्ट के रूल्स हैं, मैं रूल्स की बात कर रहा हूं, 1964 के रूल्स हैं, इन रूल्स में भी ये लिखवा दिया कि इन व्यक्तियों के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट का प्रयोग नहीं होगा। आपको ना भाषा बहुत तकनीकी लगती होगी, क्या करें? अगर आपको आईएएस का एग्जाम देना तो आपको इन बातों को समझने के लिए कुव्वत अपने अंदर विकसित करनी ही चाहिए, समझ में आना ही चाहिए। कल को देश चलाएंगे आप, अभी आप 4 लाइन नहीं समझ पाएंगे, ऐसे कैसे होगा? ठीक है, यूं समझें कि इन व्यक्तियों को दिक्कत थी 3 एक्ट से। एक थी पासपोर्ट एक्ट से, एक थी फॉरेनर्स एक्ट से, एक थी सिटीजनशिप एक्ट से। पासपोर्ट एक्ट और सिटीजन जो दूसरा है फॉरेनर्स एक्ट है, इन दोनों से दिक्कत थी कि उनको जेल में डाला जा सकता था और विदेशी घोषित किया जा सकता था। इन दोनों के रूल्स में लिखवा दिया कि ये वाला जो प्रावधान है जिसके तहत उनको जेल डाला जा सकता है, आदि आदि आदि, वो इन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। और ये काम 2015 और 16 में ही हो गया था। CAA 2019 तो बात की बात है। अब जब इतना हो गया तो एक ही बात बची थी, वो ये थी कि इन व्यक्तियों को सिटीजनशिप कैसे दें, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट जो हमारा 1955 का है, 2003 में जब संशोधित किया गया उसको, तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि किसी भी इलीगल माइग्रेंट को, किसी भी अवैध आप्रवासी को भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती, और इसी सरकार ने लिखवाया था। अब अगर यही सरकार चाहती है कि हम इलीगल माइग्रेंट्स में से कुछ को किसी विशेष ग्राउंड पर नागरिकता देना चाहते हैं, तो उस सरकार के लिए क्या जरूरी हो गया कि सिटीजनशिप एक्ट में जो अमेंडमेंट इन्होंने खुद 2003 में किया था, उसी संशोधन के प्रभाव से बचने के लिए, इन व्यक्तियों को बचाने के लिए फिर से एक संशोधन करें, क्योंकि संसद द्वारा किए गए संशोधन को संसद ही अगले संशोधन से बदल सकती है, कोई और बदल नहीं सकता है। तो जरूरी था कि 2003 के एक्ट के बाद यदि भारत सरकार किसी अवैध आप्रवासी को भारत की नागरिकता देना चाहे तो उसे सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन करना ही होगा। उसमें संशोधन के बिना ये काम हो नहीं सकता था। और इसलिए ये 2 काम जब किए तो हल्ला नहीं मचा, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए कि इसका मतलब क्या है। ये रूल्स में चेंजेस हुए थे, पता भी नहीं चला, बहुत कम लोगों को पता चला।
लेकिन जब सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट में चेंज करने का प्रयास किया तो सबको पता लगा और उसके बाद से शोर मचना शुरू हुआ। 2000 चलो जी, वीडियो स्टॉप कर दिए। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और जिस तरह सर समझा रहे थे भाई, कमाल कमाल का नॉलेज है भाई। और साफ ज़ाहिर है कि जो ये कानून आया था पहले, जो ये रूल बनाए गए थे कि जो भी इलीगल आते हैं उनको कितनी सज़ा देनी है, ये सारा तो वैसे तो पहले से चल रहा था, लेकिन ज़्यादा जो चला वो 2004 के करीब से पहले चला था, मतलब 2002 और 98 से 4 तक है। हाँ 98 से 4 तक वो चला। और उसमें जो है वो बढ़ोतरी की गई बाद में अटल जी के दौर में, और उसमें पहले उसकी सजा जो है वो अच्छा, ये सीए वाला कानून जो है काफी मतलब पीछे वो सर बोल रहे थे 25-30 साल पहले भी दरमियान में इसको लाते रहे, लेकिन लोगों को इसके बारे में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। आज जो ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि मुसलमानों को क्यों नहीं ऐड किया गया, वो समझाने के लिए यही वो सारी जो अमेंडमेंट सर बता रहे थे उसको नहीं बनाने में भाई जो साहब, जरूरत पेश आई। पहले तो था सिर्फ कि इलीगल जो आते ना, वो तो हर कंट्री के लिए प्रॉब्लम होती 5 है। साल सजा दी जाएगी। क्यों वो हमारे उनको कंट्री में आए national हुए हैं? जो है वो नहीं किया जाएगा, उनको जी। सजा, उनके लिए सजा। और यहाँ तक, और देखो यहाँ तक उनके बच्चों को भी नहीं नेशनलिटी दी जो जाएगी। पैदा होना तो उनको भी बच्चों को हालांकि वो नहीं इंडिया मिलेगा। में पैदा हुए होंगे। अगर वो वो तो कानून के अंदर ही है, अगर अगर वो- उन्होंने पहले बनाया, बाद में उसकी जरूरत पेश आई। किस अगर चीज की? उस कानून के अंदर जो सजाएं काम करने के लिए या नेशनल ये जरूरत पता है क्यों आई? जब इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से मजहबी लिहाज से जो सताए हुए लोग हैं वो आ जाएं, क्योंकि एक ही हिंदू कंट्री है और वो कहाँ जाएंगे? और वो है भी इधर के। तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है वो जो भाई साहब। 4 साल बोल रहे थे ना, हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये 4 इधर के, बाकी पारसी और जो 2 दूसरे वो चलो दूसरों के थे, लेकिन वो भी सफाई अगर आ सकते हैं तो वो भी उनको भी नागरिकता मिलेगी। ये तो बाद में ऐड किया ना। असल लेकिन में- उस वक्त इंडिया के लेकिन पास छह- कानून नहीं था। बात हुकूमत ने कर दी, पहले। लेकिन कानून नहीं बना उसमें हुआ। सजा थी, सजा सजा पैसा पहले था, पूरे लेकिन बाद नागरिकता में देने पैसा का कानून जरूरत नहीं के था। हिसाब से, वो वक्त तो के अभी हिसाब से लेकर आए बदलता। हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अभी आया है बयान इतनी बयान इसलिए में आप कह बात दिया, कह रहे हैं। बयान में कह दिया, लेकिन कानून मौजूद नहीं था। यार उस कानून को ऐसा ऐसा बदलते रहे, जरूरत आती रही। कानून तो पहले भी वही हुआ यार बना। बात है, इतनी गवर्नमेंट पावर में कोई पहले नहीं इस तरह की पावर वाली जितना ये है दुनिया में भी और अपने मुल्क में भी, जिन्होंने इस तरह यकूब भाई बोलता था ना जी एकदम से इस तरह कर रहे हैं। आज पता चला कितना मुश्किल होता है कानून बनाना। लेकिन पास करना, हुआ तो इस हुकूमत के आगे कितने सालों से ये चल रहा है। अब आगे हुआ है ना, पहले तो नहीं ना हुआ। वो भी तो ये वही बात चीज़ है है। भाई ना, साहब, ये हालांकि पहले बीजेपी से की ही है। हुकूमत एक नहीं, 2014 से है। उस अटल वक्त बिहारी किस तरह से वाजपेयी की वो तो हुकूमत बता रहे से ही थे। है। उस वक्त तो था कि भाई साहब उनको सजा दी जाएगी 5 साल 5 की सजा साल। है, जो उनकी हेल्प करेगा उनकी 8 साल 5 सजा साल दी की, थी। 2 साल से वो 8 तो साल सख्ती बढ़ा की दी। गई। सबकी तो थी ना लेकिन उनको। मोदी साहब के दौर में उनको वो एक तो सजा खत्म कर दी गई सबसे उसके बाद- पहले। हाँ सजा सजा खत्म करने के लिए वो 4 पॉइंट रखे गए। हाँ जी। वो तो भी- उसके अंदर आएंगे, उसको सजा भी खत्म होगी। फिर आगे वो कैसे उसको नेशनल करता है? अभी तक 31 दिसंबर 2014 से पहले के जो आए हुए हैं उनको नागरिकता मिलेगी, इस तरह करके जो पॉइंट 3 बदले थे। कंट्रियों से जो आएंगे, वो जो रिलीजियस के सिखाए हुए हैं वो होंगे। तो ये भाई ये मेरे ख्याल में अब जब अब क्या बताऊं भाई कि जब बीजेपी की सीटें बढ़ना शुरू हो गई ना, उन्होंने भाई अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये स्टेप जो है वो लिया बिल्कुल ये हकीकत है। कि इनके वोट तो भाई साहब पक्के हैं, जो ये मर्जी जीत भी पक्की है, जो मर्जी जीत भी कर ले पक्की वो है। तो पक्की पहले ना चाहे ना भी हो तो वो तो पक्का पता अच्छा, नागरिकता देने से उनके मतलब कि वोट बढ़ गए थे। बढ़- कितने लोगों को नागरिकता मिलेगी? चलो कम से कम अभी 2 तो लाख बढ़ को जाएंगे मिलेगी। भाई 2 साहब, लाख को अब मैं मिलेगी। बताता या हूं। कुछ हिंदू भाई या सिख भाई या- होंगे, हमारे भाइयों को ये इस धर्म जो है हुकूमत ना पास उन भाई साहब, धर्म जो है ना इसी सबसे अगु- बड़ा धर्म यार ऐसी चीज़ है, बिल्कुल बंदा मैं जान दे मानता हूँ, देता मैं है। एग्री एक करता हूँ, मिनट, मैं एक एग्री मिनट। करता हूँ। तारक, लेकिन इतने लोगों को भाई साहब नेशनल करने से उनके वोटों की वैल्यू नहीं है। और किनकी है? जो हिंदू भाई हैं उनके वोटों की वैल्यू होगी। बिल्कुल।
कि हमारे तो वतन ऐसी को है लेकर यार। ये पार्टी चल रही है, बिल्कुल। और जो दुनिया में सताए जा रहे हैं हमारे हिंदू भाई, उनकी दर्द तकलीफ को ये समझते हैं। ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, सिर्फ उनके वोटों के लिए बीजेपी को नहीं, मुस्लिम overall तमाम बीजेपी को वोटों के मुस्लिम लिए देते हैं ना वोट, देते हैं। तो ये फिर तो इस देते हैं, नहीं भी एक्ट के देते अंदर हैं। मुसलमानों को भाई साहब वो नेशनल नहीं कर रहे, और बीजेपी को वो मुस्लिम उनको वोट ना दे, वोट ही नहीं चाहिए। ना दे फिर, अभी हालांकि तो उस देखते लेवल भी पर हैं। पहुंचा नहीं मैं है। बिल्कुल पहुंच एक- गया हूँ, एक बिल्कुल नहीं। पहुंच गया हूँ। नहीं अगर पहुंचा। उस हिसाब overall से- जितनी उस हिसाब से population है, देखो भाई ना, साहब, अगर सिर्फ सुनो। मुसलमानों को नागरिकता नहीं ना मिली तो मुसलमान बीजेपी को वोट देना बंद कर दे मुसलमानों फिर। का यहाँ पर मैं कोई कैसे पकड़, बंद कर सिर्फ दूं? एक पॉइंट समझाता हूँ, एक पॉइंट समझाता हूँ। कानून पता यार, नहीं कब से मेरी ये बात बन तो रहा रखने है, दे लेकिन भाई। उसके अंदर रास्ता मेरी अच्छा बात सुनेगा। लोगों को, सिर्फ एक मेरी बात मिनट सुन, बात सुन, लोगों को अगर भाई साहब वो नेशनल कर रहे हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, जी, उसके अंदर और भी है, हिंदू नहीं है, और भी 5 मजहब के अब लोग तूने हैं, बात वो भी है, वो भी शामिल करो ना। रख ली बात। बीजेपी को हिंदुस्तान के सारे मुसलमान भी वोट ना दें, फिर भी तो नहीं majority किनकी है? बिल्कुल उनकी है। लेकिन मुस्लिम दे भी रहे हैं, जरूरत ही नहीं है। मुस्लिम दे रहे हैं या नहीं दे रहे मुझे ये यार, बताओ। मैं जो समझाना चाह रहा मुझे हूँ वो पता समझ चल नहीं गया, रहा। मुझे पता चल समझेगा भी गया। नहीं। सारी समझ है उसको। ओवरऑल जितनी मुस्लिम वोट पॉपुलेशन देते हैं या मुस्लिम नहीं की है, देते? देते मुस्लिम हैं वोट यार, देते वो हैं। इंडियन नहीं है। वो मुसलमानों के लिए उन्होंने काम- नहीं देखना, उनकी उन्होंने नहीं हुकूमत देखना। मुसलमानों के लिए काम नहीं उन्होंने कर नहीं रही। देखना कि हमारे लिए कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है। ये आप नहीं सीख रहे, जो सर बता रहे हैं वो यार, मैं कितने- सीख रहा हूं, कितने लेकिन जो डीप उनकी- से समझा रहे हैं, जो फिर भी बीजेपी- आप लोगों ने जाकर मुद्दा किस पर लगा दिया भाई साहब, वोट पावर बढ़ाने के भाई लिए है ही वोट पावर के यार, लिए। मेन मुद्दे ये है। हुकूमतें किस दुनिया वजह से करती बनाई है, जाती है, दुनिया करती पावर है। बढ़ाने के लिए और क्या किस है? वजह से बनाई जाती है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, सहूलतें पैदा करें, तो और किस करनी लिए- पड़ती है, जब वादे किस किए लिए होते बनाई जाती है? हैं, मुझे जब ये वादे बता किए दो। होते हैं, ना, तो ना, देनी ना, पड़ती भाई है। साहब ये ना तो यहाँ भाई पर साहब, देनी लोगों के देनी लिए है। नहीं काम गलत कर रहे। ट्रैक। यार, ये तो लोगों नहीं को समझ- ये कर अच्छा रहे हैं, सत्ता हम नहीं क्यों देंगे, कह आगे रहे हैं, कौन वो आने नहीं देगा? कर रहे जो हैं। वादे किए वफा नहीं भाई होंगे साहब, तो और ये नहीं भी तो देगा। देखना, हर किस्म के लोगों के लिए, हर धर्म के लोगों के लिए वो काम नहीं कर कर रहे रहे, हैं, हर बिल्कुल धर्म कर के रहे लोग हैं। उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। कर रहे हैं, हम ये मान अभी रहे तक हैं। भी उस चीज को समझा नहीं, नहीं, मैं नहीं, समझाना चाह रहा हूँ। समझ- मैंने कहा कि सरकार ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी, इतनी अब बड़ी सिर्फ एक वीडियो, मिनट इतनी सुन बड़ी ले। वीडियो जानकर जिससे ज्यादा हमारी नॉलेज बढ़ना था, उसको आपने एंड पर जाकर क्या कर दिया है, वोट बैंक से जो कनेक्ट कर भाई दिया। हो सकता है हम गलत हाँ, हों, हाँ, लेकिन हमारी सोच ऐसी है, हो सकता है हम गलत अब हों। भाई अगला हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन भी वोट बैंक होता है सरकार। हमें ऐसा लग रहा है। ये बात तू नहीं मानेगा। सीधी सी बात है भाई, बताइएगा जरूर कि ये बिल पास करने से जितने लोगों को सिटीजनशिप दे रहे हैं, क्या वो मोदी साहब को वोट नहीं देंगे? वो किसी को पैसे के साथ भी वोट नहीं देंगे। वो भी अच्छा, देंगे जो और मोदी उनके सर और अलावा काम जो- कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, वो यार, भी उस मोदी काम सर को की बोलिए, वोट है, वो उनको- भी मोदी सर की वोट है। उस काम ये को भी तो कोई नहीं मारो देखो। भाई साहब, जो हाँ। स्टेप लिए जाते हैं उसको देखना होता है। तो अच्छा, स्टेप हुकूमत- गवर्नमेंट ने और ये कितने कह बड़े रहा है- स्टेप लिए। अच्छा पहले अचानक से अपने कंट्री का नाम भाई साहब रोशन किया, वो सारे भाई साहब मोदी सर के रोशन साथ नाम खड़े भाई हैं। पहले यही इनकी सरकार नहीं थी। अटल जी कौन थे? बीजेपी बीजेपी के, के। बिल्कुल। उन्होंने उनके ऊपर सदा रखी है, हाँ, इन्होंने इनको सिटीजन इन्होंने हटा दिया तो है। ये इन्होंने अच्छा भी काम नहीं किया, ये आपको नहीं अच्छा दिख रहा। किया है। ये आपको नहीं दिख रहा, इंसानियत की खातिर उन्होंने वैसा नागरिकता अब मिल रही है। इंसानियत अच्छा, आ गई। अब इंसानियत आ गई। और उसमें जो सदा इंसानियत रखी को थी। और तू वोट बैंक को जो तुमने जो इकट्ठ कर जो दिया। सदा रखी थी तब इंसानियत नजर नहीं आ रही थी। अभी वो भी इंडिया की अब पैसा रूल था। एक मिनट ये को हिंदुस्तान पहले 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। बिल्कुल है, कई कंट्रियों के लोग आके घुस के बैठे हैं। बैठे हुए हैं। अगर जिस तरह ये बिल पास कर रहे हैं, अगर सारे हिंदू, सारे सिख, सारे जैन, सारे पारसी, सारे बुद्धिस्ट आके इधर हिंदुस्तान में बैठ गए, ये कितनों को सिटीजनशिप देंगे? सभी को तो नहीं भाई साहब, देंगे। तुम लोग जाते हो ना बैंक, उधर आपको मिल नहीं जाती। बताओ भाई। मिलती है या नहीं मिलती? तुम इंसानियत की बात कर रहे हो उनकी उधर या इंसानियत है ना, या उनकी। कंट्री यूरोप लेवल के पर अंदर, बात कर रहे अमेरिका हो? के अंदर, स्टेडियम के अंदर भी इंसानियत है ना, एकदम से वो तुम आपको हट नागरिकता जाते हो दे अपनी देते हैं। बात से। भाई साहब, इंडिया के अंदर भी है, इनकी वो अपनी दे चीज़ रहे है। हैं। बीजेपी की हुकूमत थी, इन्होंने ही सजा रखी, वो सर ने पहले समझाया, बिल्कुल। तब इनको इंसानियत कानून नहीं का बदला नहीं जा तब सकता। कंट्री सामने कानून था। का बदला नहीं जा बदले सकता। जाते हैं। जिन्होंने बदले पैसा जाते हैं। बनाया था वो तोड़ कर दे भी रहे हैं। ये आपको नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ ये दिख रहा है वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यार हमने कहा हम गलत हो सकते हैं, हमारी सोच ऐसी है भाई।
चलें जी, हम देखते और हैं। भी बात मतलब करेंगे। हर चीज को ना इलेक्शन से जोड़ देना तो है। दौर अच्छा सोच है ये आपका, पॉइंट ये है। दौर इलेक्शन के दौर में हो रहा है। इससे पहले क्यों नहीं हुआ? 10 साल गुजर गए बीजेपी, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? तो हम पहले इलेक्शन के साथ ना जोड़े 2015-16 भाई। से कर रहे हैं। किस टाइम से कर रहे हैं? तो भाई बस हमें 2015-16 माफ से कर कर दे। ये रहे अली हैं। बाबा तुझसे अब बात करने बात को कर तुझे- हाँ, माफ 15-16 से दे नहीं यार। कर रही है। माफ कर ये दे। सजाएं उस टाइम से नहीं काम माफ कर कर दे रही। बस। सजाएं कम की सिटीजनशिप की तो तो भाई साहब ऐसा इसलिए होगा, तेरा ख्याल से समझना एकदम ही नहीं ही सारा हो चाहता। जाना है। चलें जी, देखते हैं अभी बाकी जो हिस्सा है वो अगला पार्ट देखेंगे तो फिर मजीद जो सीखने की चीजें पता मिलेंगी। चलेगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।